हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या है और मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यार मैंने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चैप्टर डाला था, तो तुम लोगों ने बहुत बोला कि मैम आप डिस्कवरिंग ट्यूट भी डाल दो एंड बीच का चैप्टर कहाँ गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कहाँ गया, तो मैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ। तो क्लास 11th की अगर तुम देखोगे तो एक अलग प्लेलिस्ट आप लोगों को चैप्टर पे चैनल पर मिल जाएगी, चैप्टर वाइज बन रखी है एंड जो कि आपको उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगेगी, क्योंकि वन शॉट है। उसी के अंदर अगर कोई कविता है तो पोएटिक डिवाइसेस है, क्वेश्चन आंसर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स है, मतलब सारी चीजें एक ही वीडियो में है, तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि बच्चे समरी के लिए अलग वीडियो सर्च करते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए अलग करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स की उन्हें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलती ही नहीं है, खाली समरी ही मिलती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने ऐसी वीडियोस बनाई है कि आप लोगों को इधर उधर जाना ना पड़े। जो चैप्टर्स में जो जो चीजें नेसेसरी है वो आपको बताई है। जैसे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो चैप्टर, तो उसे मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता के आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। सेम विद द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो अभी मैं आपको एक चैप्टर की लिस्ट बता देती हूँ जो जो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। दैट इज योर समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर डे, ये 3 आपके चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, द वॉइस ऑफ द रेन, अ फोटोग्राफ, ये वाले चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों डिस्कवरिंग ट्यूट। अब यार ये वाला चैप्टर जो है ना, देखो क्यों आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैं पहले बता दूं कि वीडियो तो लंबी होगी, ठीक है। क्यों लंबी होगी मैं पहले बता दूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं इसका तुम लोगों को देने वाली हूं, इसलिए लंबी होगी, ठीक है। अगर तुम लोगों को समरी चाहिए तो बता देना, 20 मिनट में चैप्टर खत्म, ठीक है। बट 20 मिनट में चैप्टर खत्म करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट एक बार समझना जरूरी है, एनसीईआरटी को एक बार ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेक्टिक टायरिंग चैप्टर है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने में समय तो जाएगा ही, बट एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। मैं समरी भी दे सकती थी, ठीक है, मतलब 20 से 25 मिनट में, हार्डली 30 मिनट में मैं चैप्टर खत्म कर देती, बट वो मेरे लिए कन्वीनियंट होता, तुम लोगों को चैप्टर समझ में आ जाता। बट देन अगेन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो जरूर से मिस हो जाती। तो मेरा ये मानना है कि एक ना एक बार तो भाई तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। इफ यू गाइज वांट टू सेव योर टाइम, तो आप लोग इसका वो बढ़ा सकते हो टाइम एंड 2x की स्पीड पर इसको मस्त देख सकते हो। वन शॉट के साथ साथ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ यहाँ पर इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर टीचर कराते नहीं है। और साथ ही साथ मैं देने वाली हूँ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, नंबर 1 पे ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं बच्चों इसी के साथ डिस्कवरिंग ट्यूट। दोबारा बता रही हूँ डिस्क्लेमर, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट गारंटीड है कि समझ में डेफिनेटली ऐसा आएगा जहां जैसा मतलब कहीं नहीं आया होगा। चलो, सो यार सागा का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, एक स्टोरी हम लोग बता रहे हैं। और ट्यूट क्या था, ट्यूट एक तरीके से राजा था, ठीक है, एक राजा था जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इजिप्ट साइड तुम्हें पता है कि मम्मीज वगैरह जो होते हैं, है ना, नॉट द मदर वाला मम्मी बट बॉडी वाला जो मम्मी होता है, वो बहुत ज्यादा ये नाम सुनने में आता है। तो ऐसे ही एक बॉडी, ऐसे ही एक राजा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेथ का जो कारण है वो बहुत ही अननोन है। कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो डिस्कवरिंग ट्यूट शुरू करते हैं बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 3। अब यहाँ पर सबसे पहले याद रखो लिखा किसने है, A.R. विलियम्स ने इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलो। अब इस चैप्टर में है क्या। अब देखो, सिविलाइजेशन पता है ना, एक सभ्यता, एक ग्रेट सिविलाइजेशन हुआ करती थी इजिप्ट में, एंड उस टाइम पर एक डायनेस्टी थी, ठीक है, फैरो। अब उसका एक लास्ट राजा था, एकदम लास्ट राजा था, जिसके बारे में ये कहानी है। जिस फैमिली से वो था, बहुत ही पावरफुल, एकदम रॉयल फैमिली थी वो, ठीक है। एंड इनके रूलर्स को क्या किया जाता था, जो भी मर जाते थे ममीफाई किया जाता था। ममीफाई का मतलब पता है ना कि भाई बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल ऐसे व्हाइट बैंडेजेस से बिल्कुल बांध देना, अच्छे से रख देना ताकि बॉडी प्रिजर्व रहे, तो वैसा इनको किया जाता था। अब इसी में एक ट्यूट था जो कि लास्ट रूलर था एक रॉयल फैमिली का, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो एक और पर्सन है हावर्ड कैटर, इसने डिस्कवर किया था इसका जो किला है, इसकी जो बॉडी है, जो टोम्ब है ना, वो इसी ने डिस्कवर किया था। किसने, हावर्ड ने। इसका नाम याद रखना है, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चैप्टर पढ़ने किस फ्लो में वाले, देखो मैं कहानी की तरह तुम्हें चैप्टर समझाऊंगी ताकि तुम्हें समझ में आ जाए।
यहाँ पर ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हुई हैं, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है इसी से रिलेटेड। ठीक है, मैं तुम्हें इसके थ्रू पढ़ाऊंगी, यानी कि जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये उसी की इजी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मैं तुम्हें एक पैराग्राफ करके दिखाती हूँ एंड बाकी मैं फिर तुम्हें उसी से पढ़ाऊंगी। देखो लिखा है, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड द लास्ट ईयर। इसका क्या मतलब होता है? रूलर, है ना, नीचे लिखा हुआ है इनहेरिटर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ही वाज लेड टू रेस्ट। लेड टू रेस्ट मतलब क्रीमेटेड, उसे दफना दिया गया। लेड टू रेस्ट लेडन विद मतलब बहुत सारा, भारी तादाद में, लार्ज क्वांटिटी में, with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated मतलब guess करना about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ लिखे हैं इंपॉर्टेंट। अब इसका ये जो लाइन्स हमने पढ़ी मैम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कि भाई एक रूलर की बात हो रही है, रूलर का नाम है ट्यूट। उसकी मौत बहुत ही यंग एज में हो गई थी, बहुत ही यंग एज में हो गई थी। वो रूलर था एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का। वो फैमिली इजिप्ट से बिलोंग करती थी, इजिप्ट में ही उनका एम्पायर था, डायनेस्टी था पूरा का पूरा, और वो उसका एक रूलर था, आखिरी रूलर था। बहुत ही कम उम्र में इनकी मौत हो गई थी। इनकी जो फैमिली है बहुत सदियों से रूल करती हुई आ रही थी इजिप्ट के ऊपर। तो जब उनका क्रिमेशन हो रहा था ना, जब उनका पूरा अंतिम संस्कार चल रहा था, तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स गोल्ड के एकदम उन पे डाले गए। ठीक है, फाइनली बहुत दिनों बाद ऑब्वियसली इवेंचुअली सब भूल तो जाते हैं ना दफनाने के बाद, तो बस सब ऐसी लाइफ आगे बढ़ती रही। फिर इनके जो टूम था, यानी कि जो स्ट्रक्चर जहां पे इन्हें गाड़ा गया था, उसकी डिस्कवरी हुई 1992 में। ठीक है, सॉरी 1922 आई गेस, हाँ 1922 में। ठीक है, इनकी डिस्कवरी हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गेस व्हाट कुड हैव कॉज्ड हिज डेथ। अब जब डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे लोग ये गेस करने पे लग गए कि भाई इनकी डेथ कैसे हुई होगी, ये तो बहुत ही यंग रूलर थे, है ना, इनकी डेथ कैसे हुई होगी। तो ऐसा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा अनुमान लगाए गए मर्डर के। ठीक है, कि भाई मर्डर से हो सकता है कि इनकी डेथ हुई होगी। एंड नेम ऑफ द पर्सन बरीड अंडर द टॉम्ब इज ट्यूट। राजा का नाम क्या है जो जिसको वहां पे गाड़ा गया है? वो है ट्यूट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बच्चों यहां पर लिखा गया है, वो बस आसान भाषा में लिख दिया गया है, ताकि अगर आप मेरे बाद भी इसको पढ़ो तो आपको दिमाग में रहे। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हो, देख सकते हो कि भाई यहां से यहां तक मैम समझा रही है तो इसका क्या मतलब है। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, ट्यूट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन सबको पता है ना कि टेकिंग इंटरनल इमेजेस ऑफ योर बॉडी, हॉस्पिटल वगैरह में होता है, राइट? दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फॉरेंसिक क्या होता है? आप लोगों ने बहुत बार सीआईडी वगैरह सावधान इंडिया में सुना होगा। फॉरेंसिक होता है बेटा किसी भी चीज का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना। और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि पास्ट के इवेंट्स कैसे कैसे हुए हैं उन्हें उस फॉर्मेट में बिल्ड करना। ठीक है, ऑफ द बॉयिश फेरो। फेरो क्या होता है? रूलर ऑफ इजिप्ट। ठीक है, यहाँ नीचे सबके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ूंगी, बट हाँ जो इन लाइन्स का मतलब है वो मैं आपको जरूर बताते हुए चलूंगी, ताकि आपको चैप्टर समझ आ जाए। तो आपको क्या करना है? अपनी बुक्स भी खोल के रखनी है, देखना है कि मैम यहाँ से यहाँ लाइन तक का क्या मतलब आपको बता रही है। ठीक है, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जैसे क्लास टीचर खड़े होकर रीड करती है ना, तो अगर मैं वो रीड करने बैठी तो 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैं आपका एनसीईआरटी की लाइन रीड नहीं करूंगी, बट उस लाइन का मतलब आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर लिखा है कि भाई आफ्टर 80 years फ्रॉम टेकिंग आउट कॉर्प्स ऑफ टीटू फ्रॉम हिज टोम। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि एक जो हार्वर्ड केटर था, ठीक है, उसने क्या करा था बेसिकली कि इनकी जो बॉडी है ना उसे बाहर निकाल लिया था। अब वो क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे लिखा है 80 साल बाद इनका सीटी स्कैन हुआ था। ठीक है, एंड सीटी स्कैन क्यों किया गया था कि भाई इनकी लाइफ और डेथ के बारे में और हमें चीजें पता चल सके कि इनकी अगर डेथ हुई तो वो किस तरीके से हुई, है ना, हमें एक्यूरेट डेटा मिल सके इवेंट्स के बारे में कि भाई ये जो इजिप्ट का रूलर था जिसकी मौत इतनी जल्दी हो गई तो वो एक्चुअल में कैसे हुई।
अब आगे क्या होता है बच्चों, देखो बहुत ज्यादा स्ट्रांग विंड चल रही थी, है ना, बहुत ही ज्यादा डस्ट उड़ रही थी। और ये कब हो रहा था, ये तब हो रहा था जब कॉप्स यानी कि डेड बॉडी, जो किंग ट्यूट है उनकी डेड बॉडी को उनके टोम से बाहर निकाला जा रहा था। इधर जहां से बाहर निकाला जा रहा था वहां पे केवल जो इजिप्ट के राजा थे उन्हीं की डेड बॉडीज रखी जाती थी। तो उस प्लेस को बोला जाता है वैली ऑफ द किंग्स। तो बोला जा रहा है जब वैली ऑफ द किंग्स से ट्यूट की बॉडी को निकाला जा रहा था तो बहुत ही भयानक एक तरीके से जो विंड्स हैं वो चल रही थी। अब आगे क्या हुआ बच्चों, जो क्लाउड्स हैं वो पूरे के पूरे हमें ब्लैक दिख रहे थे, ठीक है, पूरे दिन दीज वर मूविंग क्विकली इन द स्काई ऑफ द डेजर्ट। नाउ इट वाज 6 PM ऑन द 5th January 2005। अब आपको डेट दे रखी है कि डेट क्या थी बच्चों, जनवरी 2005 था, 5 जनवरी की बात है, 6 बज रहे थे। द क्लाउड्स हैड हिडन द स्टार्स, कलर ऑफ द स्काई वाज लाइट ग्रे। ठीक है, ये तब की बात बताई जा रही है जब सीटी स्कैन के लिए उनकी बॉडी को आप देख सकते हो निकाला जा रहा था। ठीक है, तो ये तब की बात बताई जा रही है कि भाई पूरा स्काई एकदम काला हो रखा था, पूरे क्लाउड्स जो थे वो ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे। 5 जनवरी 2005 की बात थी, 6 बज रहे थे, क्लाउड्स जो थे वो स्टार्स के पीछे छुपे हुए थे, कलर जो था वो बिल्कुल लाइट ग्रे हो चुका था। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपकी लाइंस लिखी हुई हैं, ये मैंने उसका मतलब यहाँ पर लिखा है। इतना तो समझ गए होगे ना अभी तक। चलो अब आगे क्या हुआ बच्चों, अब आगे लिखा है कि मोस्ट फेमस ममी ऑफ द वर्ल्ड वाज पुट इनटू द सीटी स्कैनर मशीन। तो ये जो ट्यूट की ममी है यानी कि जो ट्यूट की बॉडी है ये बहुत ज्यादा फेमस है एंड इन्हें 2005 में सीटी स्कैन मशीन में रखा गया। अब इनका जो हेड था वो पहले डाला गया मशीन के अंदर। The mummy was brought to investigate the secrets yet to be discovered। और ये क्यों किया जा रहा था, उन सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए जो हमें अभी तक नहीं पता थे इस रूलर के बारे में। तो ये जो रूलर है इसकी डेथ को कितना समय हो गया था, मोर देन 3300 ईयर्स अगो ये मरा हुआ है, बट उसका सीटी स्कैन अब 2005 में ये लोग मिलके कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, आफ्टरनून में एज यूजुअल टूरिस्ट जो थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग आ रहे थे ना, वो लोग इसके पूरे किले के आसपास गैदर हो रखे थे। अब ये जो इसका टूम था जहां पर बॉडी रखी गई थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो था और वो बनाया गया था रॉक को काट के, एक पत्थर को काट के, ठीक है, ग्राउंड के भी 26 फीट नीचे था वो। तो ऑल द टूरिस्ट हैड कम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द यंग किंग। तो दिन के समय सारे टूरिस्ट आते थे, क्यों आते थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, कि भाई ये यंग राजा था एंड उसकी रिस्पेक्ट के लिए वो लोग वहां पर आते थे। अब आगे क्या हुआ बच्चों, देखो जो टूरिस्ट है वो क्या करते, वहां पर आते एंड उस रूम में जो पेंटिंग्स हैं उन्हें देखा करते जहां पर ट्यूट की बॉडी रखी गई है ना, वो केयरफुली गोल्डन कलर फेस जो है ट्यूट का उसको देखते। ये सबसे ज्यादा ऐसी चीज थी जो लोग नोटिस करते। ठीक है, ये जो लिड मतलब क्या होता है, कवर, जो उसके कॉफिन का कवर होता है ना, ये वहीं से दिख जाता। तो ये जो कॉफिन था ये पूरा का पूरा मम्मी की शेप में ही बन रखा था, यानी कि जिस प्रकार की उसकी बॉडी की शेप है बिल्कुल उसी प्रकार में कॉफिन यानी कि वो जो बॉक्स जिसमें उसकी बॉडी थी वो रखा हुआ था। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, अब कुछ जो विजिटर्स थे वो क्या करते, वो गाइड बुक पढ़ते, कम वॉइस में, लो वॉइस में। कुछ जो विजिटर्स थे वो क्या क्या करते बच्चों, गाइड बुक पढ़ा करते और बाकी के चुपचाप खड़े रहते। विजिटर्स मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो वहां पर जा रहे हैं उसके टोम को देखने के लिए। ठीक है, कुछ लोग वहां चुपचाप खड़े रहते, एज इफ थिंकिंग केयरफुली अबाउट द अनएक्सपेक्टेड डेथ। ऐसा लगता कि वो लोग इसकी डेथ के बारे में सोच रहे कि यार ये इतनी छोटी उम्र में आखिर ये मरा कैसे होगा। ठीक है, वो डर के मारे ये भी सोच रहे होते कि भाई कर्स यानी कि श्राप, जो श्राप एसोसिएटेड होता है ना मम्मी से, क्या वो सच में ट्रू है। बच्चों ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो राजा को डिस्टर्ब करता है या तो वो मर जाता है या फिर उसके साथ पूरी जिंदगी बैड लक चलता है। तो लोग यही सोचते हैं कि यार इसकी बॉडी के साथ सीटी स्कैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना, क्या वो जो श्राप है या वो जो बैड लक है जो हम सुनते आ रहे हैं क्या वो सच है कि जो भी इसकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा वो मर जाएगा या तो उसके साथ बैड लक हो जाएगा। तो ऐसे सब विजिटर्स जो आते वो सोचा करते। अब आगे क्या हुआ बच्चों, एक आदमी है जाही हवास करके, ही वाज द हाई लेवल ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट दैट टुक केयर ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में इसकी बॉडी थी, इजिप्ट में एक डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट क्या करता था, जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट, पुराने बने हुए जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनका सामान है ना, जो किले हैं, उनका ध्यान रखा करता था। तो उसी का नाम है जाही हवास और ये एक हाई लेवल ऑफिसर था उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो पहला आदमी था उन विजिटर्स में से जो उसने क्या करा, बेंड होकर ऐसे केयरफुली मम्मी को देखा। ये वो पहला आदमी था, वो लंबे समय तक उसको देखता रहा और उसने डिक्लेयर करा कि इस मम्मी की यानी कि ये जो बॉडी है इसकी कंडीशन इसलिए बैड है बिकॉज ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय कार्टर टू इट इन 1920s।
याद है हार्वर्ड कार्टर, अभी हमने पढ़ा था 1920 में। आप पॉइंट को समझो, देखो 1920 में एक आदमी था हार्वर्ड नाम का, उसने क्या करा, इसके टॉम को खोजा कि कहां पर इसकी बॉडी है। ठीक है, खोजने के बाद अभी हम देखेंगे उसने उसके साथ क्या क्या करा। तो ये बोल रहा है कि जो उसने किया ना 1920 में, जो आज हम 2005 में देख रहे हैं, बट जो उसने 1920 में किया उसकी वजह से इसकी बॉडी की हालत इतनी खराब है। अब ऐसा क्या करा था बच्चों इसने, कार्टर ने क्या करा था, आओ देखते हैं। फुल नेम कार्टर का है हार्वर्ड कार्टर। वो एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट आपको पता ही है ना, जो चीजों के बारे में पता लगाते हैं पहले की। तो उसने डिस्कवर करा इसके पूरे के पूरे किले को, ट्यूट को। अगर वो नहीं होता तो हमें आज ये पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, तो बहुत सालों से वो सर्च कर रहा था, बहुत बार वो अनसक्सेसफुल रहा, बट फाइनली उसे ट्यूट का टूम मिल गया कि भाई इसको कहाँ गाड़ा हुआ है। अब बेसिकली द कंटेंट्स ऑफ द मम्मी वर डैमेज्ड बिकॉज द एक्शन टेकन विदाउट मच थिंकिंग। अब वो जो बॉडी है ना, बहुत हार्म किया इस आदमी ने उस बॉडी को। ऐसे नहीं, ऐसी कोई पर्पस नहीं था कि बॉडी को हार्म करना है। ठीक है, बट इसने जो एक्शंस लिए, अभी हम देखेंगे इसने क्यों करा, क्या करा। तो इसने जो एक्शन लिए ना वो बिना सोचे समझे लिए, जिसकी वजह से वो बॉडी बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, बट सारे कंटेंट्स अवेलेबल थे, मतलब इसने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। ठीक है, नथिंग हैड बीन टेकन अवे। मैम आप क्या बात कर रहे हो, देखो मैं ये बात कर रही हूँ बच्चों कि जो मम्मी के पास कंटेंट्स थे ना, वो रिचेस्ट कंटेंट्स थे ऑफ द रॉयल फैमिली एवर फाउंड। दीज आर दी पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ फेरा। पहले के जमाने में बच्चों जब एक राजा मरता था, ठीक है, तो उसे केवल ऐसे नहीं कि अंतिम संस्कार कराते थे 2 जोड़ी कपड़े में, नहीं, उसकी ये लोग आफ्टर लाइफ में भी बिलोंग करते थे, मतलब बिलीव करते थे। आज मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है। आफ्टर लाइफ में भी ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है, कि भाई मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है। तो ये लोग क्या करते थे, जब भी कोई मरता था ना, तो उसमें सारी वो चीजें रख देते थे जो इन्हें लगता था कि बाद में काम आएंगी, और सारी गोल्ड की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे शाही रॉयल तरीके से दफनाया जाता था बॉडी को। तो हार्वर्ड कार्टर आया 1920 में, उसने बोला यार इतना गोल्ड, ये तो कोई ना कोई चोर चुरा के ले जाएगा। ठीक है, इस पर्पस से उसने क्या करा, उसकी बॉडी को निकालने की कोशिश करी, बट वो बॉडी निकली नहीं, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर उन्हीं कंटेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन्हीं कंटेंट्स की बात हो रही है कि भाई जो मम्मी के कंटेंट्स थे वो क्या थे, रिचेस्ट कंटेंट्स थे ऑफ द रॉयल फैमिली कुड एवर फाउंड। और ये एक तरीके से वहां का ट्रेडिशन था। ठीक है, क्या ट्रेडिशन था, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्नामेंट्स, गोल्ड के बड़े बड़े भारी भारी गहने, है ना, इतने खूबसूरत पूछो मत, ये बॉडी के साथ रखे जाते थे। ऐसा बिलीव करते थे कि ये जो ऑर्नामेंट्स है ना, ये गारंटी करते हैं कि भाई कभी ना कभी ये राजा दोबारा जिंदा होगा, ऐसा माना जाता था पहले के टाइम पर। ठीक है, तो जब इसका टॉम्ब डिस्कवर किया गया, इस बिलीव ने बहुत सारा इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट जगा दी लोगों में कि अच्छा उसका टॉम्ब मिल गया तो वहां तो ऑर्नामेंट्स भी होंगे, है ना, क्या पता ये बात सच है कि नहीं, कि बहुत सारे ये लोग ज्वेलरी वहां रखते हैं कि नहीं, बहुत सारे ये लोग गहने वहां रखते हैं कि नहीं, है ना। ये जितनी बातें सुनते आ रहे थे लोग, अब इनका मन करने लगा कि हम देखें कि ये बात सच है भी कि नहीं। इवन टुडे बच्चों, आज के टाइम पर भी इस बिलीफ पे बहुत सारी अटेंशन लोग देते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन बातों को सुनने के लिए। अब आगे क्या हुआ बच्चों, जो ट्यूट था जब उसको दफनाया गया ना, तब क्या हुआ, सब चीजें डाल दी गई जो भी उसको जरूरत होगी उसकी डेथ के बाद। ठीक है, गेम्स डाल दिए गए, सोचो मरने के बाद गेम्स भी डाल रहे हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज का रेजर डाला गया, अंडरगारमेंट्स डाले गए, बॉक्सेस डाले गए जिसमें बहुत सारा वाइन था, खाना था। ठीक है, ये सारी चीजें उसके ग्रेव में डाली गई कि भाई आफ्टर लाइफ में से इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ बच्चों, जो हमारा हार्वर्ड कार्टर था उसने क्या करा, केयरफुली उसने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड मतलब सारी चीजें नोट करी कि भाई क्या क्या चीजें हैं, हर वैल्यूएबल आइटम जो उसको वहां पर मिला उसने वो लिखना शुरू करा। ठीक है, बहुत सारे महीने लग गए इसको ये टास्क कंप्लीट करने में। उसके बाद उसने क्या करा, 3 कॉफिन में डाला गया था इसकी बॉडी को, यानी कि तीन बस्ते, 3 बॉक्स बनाए गए थे इसकी बॉडी के लिए। उसने उस तीनों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। अब एक कॉफिन के अंदर दूसरा था, दूसरे के अंदर तीसरा था, समझ रहे हो ना, कि एक के अंदर दूसरा, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे में उसकी बॉडी। तो इन द फर्स्ट कॉफिन देयर वाज सेकंड कॉफिन एंड इन द सेकंड कॉफिन देयर वाज थर्ड कॉफिन। अब आगे देखो क्या हुआ, जब उसने पहला कॉफिन खोला, जब उसने अपना फर्स्ट कॉफिन खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर एक क्लोथ बिछ रखा है, एक कपड़ा बिछ रखा है उसके अंदर। अब उस क्लोथ को इन्होंने बहुत ज्यादा डेकोरेट कर रखा है, मालाओं से भी डेकोरेट कर रखा है। वो जो माला है वो लीफ से बनी हुई है, फ्लावर्स से बनी हुई है, एंड ये बहुत ही ज्यादा अनक्लियर एविडेंस था।
ठीक है, इट वॉज एन अनक्लियर एविडेंस दैट द ब्यूरल हैड टेकन प्लेस इन मार्च और अप्रैल बिकॉज दिस वॉज इन्फर्ड बिकॉज दोस फ्लावर्स वर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ द ईयर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है जब उसने फर्स्ट कॉफिन खोला तो उसमें एक कपड़ा था, एक क्लोथ था। वो जो क्लोथ था वो मालाओं से डेकोरेटेड था, उस पे माला थी, माला फ्लावर्स और लीफ से बनी हुई थी। अब ऐसा बोला गया कि शायद ये जो पूरा का पूरा दफनाने वाला प्रोसेस है ये मार्च और अप्रैल में हुआ है किसी साल में। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स थे ना उस माला पे, वो फ्लावर्स केवल मार्च या तो अप्रैल में ही मिले जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ऐसा बोला गया। अब आगे क्या हुआ? जब उसने दूसरे कॉफिन्स खोले तो वो फाइनली मम्मी की बॉडी तक पहुंच गया। अब वहां पहुंच के उसे एक प्रॉब्लम आई। हम कब की बात कर रहे हैं? याद रखना 1920 की है ना। हार्वर्ड कार्टर ने क्या करा बॉडी के साथ ये हम देख रहे हैं। तो अब उसे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी भाई? एक गम थी, कस्टमरी गम, मतलब कस्टम था, ट्रेडिशन था उनका कि भाई गम लगाकर ही उन्हें बॉडी को कॉफिन में रखना है। मे बी शायद के कॉफिन कोई बॉडी को चुरा ना ले या वो बॉडी खराब ना हो, ठीक है। तो एक गम लगाकर ही रखा जाता था। तो द कस्टमरी गम यूज्ड इन द कॉफिन हैड बिकम हार्ड। अब इतने सालों से उसकी बॉडी रखी है तो वो जो गम थी वो बहुत हार्ड हो गई। अब जो इसकी बॉडी थी वो क्या हो रही थी? जो कॉफिन था, जो बॉक्स था, उसकी बॉटम से ऐसे चिपक रखी थी। तो आप इसकी बॉडी को निकाल नहीं पा रहा था वो, ठीक है। He tried to forcefully remove the mummy। उसने फोर्सफुली भी ट्राई किया रिमूव करने का, ठीक है। उसने सारे एक्सेप्टेबल और करेक्ट मेथड्स भी यूज करे कि भाई बॉडी निकल जाए गोल्ड के कॉफिन से, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में ना गोल्ड लदा हुआ था। तो उसे डर था कि बॉडी को नुकसान कोई कर देगा, आकर कोई चोर वोर गोल्ड के चक्कर में बॉडी को नुकसान कर देंगे, तो उससे पहले मैं ये सारा गोल्ड हटा देता हूँ। तो उसने सारे करेक्ट मेथड्स का यूज करा इसकी बॉडी से गोल्ड को रिमूव करने के लिए, बट ना तो कॉफिन, और ताकि उसने क्यों करा? क्योंकि ना कॉफिन ना उसकी बॉडी डैमेज हो, कुछ भी डैमेज ना हो। अब उसे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूं, मैंने सब कर लिया, ना तो इसकी बॉडी निकल रही है ना कुछ निकल रहा है। अब आगे क्या हुआ? जो सन था वो सदर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट में ना बहुत ज्यादा मतलब गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो केटर ने क्या करा? उसने हीट को यूज करने की कोशिश करी कि भाई जो इतनी गर्मी है, सन की हीट से तो ये गम पिघलेगा। तो उसने बहुत घंटों तक उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा गर्म सूरज के तपतपी सनशाइन में रख दिया। अब इतना ज्यादा हीट हो गई मम्मी की बॉडी की 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोचो इतना ज्यादा उसने उसकी बॉडी को हीट कर दिया, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस। सोचो हमारा 30 में बुरा हाल हो जाता है, 65 डिग्री सेल्सियस तक उसकी बॉडी गर्म हो गई। बट भाई गम को कुछ नहीं हुआ, गम नहीं पिघली, इट डिड नॉट मेल्ट। अब उसने क्या करा? उसने लिखा कि वो जो सॉलिडिफाइड रेजिन था दैट हैड टू बी ब्रोकन यूजिंग अ चीजर। एक ना वो होता है देखते हो जिससे फार्मिंग वगैरह भी करते हैं, है ना, मारने वाला, मतलब टूल्स यूज करने पड़ेंगे, गम ऐसे तो नहीं पिघल रहा, ठीक है भाई। अब ये साइंटिफिक मेथड तो है नहीं, तो उसने लिखा कि ब्रेकिंग ऑफ रेजिन बिलो द आर्म्स, लेग्स एंड बॉडी ऑफ मम्मी वाज नेसेसरी। कहता है गम को ब्रेक करना जरूरी था, हाथों के नीचे से, लेग के नीचे से, बॉडी के नीचे से, ताकि उसकी कॉफिन जो था उसमें से बॉडी बाहर निकाली जा सके। तो गम को रिमूव करना जरूरी था, भले ये साइंटिफिक मेथड नहीं था बट ये जरूरी था। ऐसा उसने अपनी जो भी रिसर्च वो कर रहा था उसमें लिखा। अब आगे क्या हुआ? कार्टर ने जस्टिफाई भी किया कि उसने ऐसा क्यों करा, है ना, अपने एक्शन को जस्टिफाई किया। बोलता कि भाई उस टाइम मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसकी बॉडी को निकालने के लिए। अगर मैंने मम्मी को कट नहीं करा होता कॉफिन में से तो चोर आते और वो मम्मी की बॉडी को पूरा तोड़ देते गोल्ड निकालने के चक्कर में, है ना। थीव्स वुड हैव फाउंड सम मेथड टू डॉज द गार्ड्स पुट देयर टू प्रोटेक्ट द मम्मी। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ट्यूट पीपल ऑफ रॉयल फैमिली वर एक्सट्रीमली रिच। तो जब ट्यूट किंग था ना उस टाइम पर जो रॉयल फैमिलीज होती थी बच्चों बहुत ज्यादा रिच हुआ करती थी, ठीक है। सो दे थॉट एंड ऑल्सो होप दैट दे वुड बी एबल टू टेक देयर वेल्थ एंड ट्रेजर विद देम आफ्टर देयर डेथ। तो उन फैमिलीज को लगता था कि मरने के बाद ना हम हमारे साथ अपना जो पूरा खजाना है वो भी साथ में लेकर जा सकते हैं, अपनी जो पूरी वेल्थ है वो भी हम लोग साथ में लेकर जा सकते हैं। ऐसा रॉयल फैमिलीज को उस जमाने पे लगता था, इसलिए ट्यूट के पूरे कॉफिन में आप देखोगे गोल्ड से भरा हुआ है। तो इस चीज का उसे डर था कि अगर मैं बॉडी को नहीं निकालूंगा तो पीछे से चोर आएंगे और वो इसकी बॉडी को पूरा तहस नहस कर देंगे। अब आगे क्या हुआ देखो।
For the life after death, several shining and precious things were placed in the tomb of Tute. तो जैसे मैंने बताया ये लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। तो इनका ये मानना था कि भाई डेथ के बाद भी एक लाइफ है, उसके लिए इन्होंने क्या करा, बहुत सारी प्रीशियस जो चीजें थी वो ट्यूट के टॉम्ब में इन्होंने रख दी। अब इन चीजों में बच्चों क्या था, बहुत सारे प्रीशियस कॉलर्स थे, बहुत सारे नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थी, रिंग्स थे, एमुलेट्स थे, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल थे, है ना, फिंगर्स और टोस के लिए शायद से, मतलब हर पॉसिबल चीज जो हो सकती है वो था, मास्क भी था। सो ऑल द थिंग्स प्लेस्ड इन कॉफिन वर मेड ऑफ गोल्ड, और हर एक चीज सोने की थी, हर एक चीज जो उसके कॉफिन में थी वो हर चीज सोने की थी। तो भैया चोर तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अब आगे क्या हुआ बच्चों, देखो, नाउ टू सेपरेट ऑर्नामेंट्स फ्रॉम टूट, वर्कर्स ऑफ कटर रिमूव द हेड ऑफ द मम्मी। अब इन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमने सारे पॉसिबल करेक्ट मेथड यूज करके देख लिए, हम उसकी बॉडी को बॉक्स से अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या करा, उसकी बॉडी को काटना शुरू करा, जॉइंट बाय जॉइंट उसकी बॉडी अलग करी, उसमें से ऑर्नामेंट्स निकाले और फिर उसकी बॉडी को दोबारा जोड़ा। तो इन्होंने पहले मम्मी का हेड निकाला, दे ऑल्सो कट ऑलमोस्ट एवरी मेजर ज्वाइंट, जो भी मेजर ज्वाइंट था वो भी उन्होंने बॉडी से कट कर लिया। जब उन्होंने सारे ऑर्नामेंट, सारे गहने निकाल लिए उसकी बॉडी से, फिर उन्होंने बॉडी को किसी तरह दोबारा ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड उसे कॉफिन से निकाल के, गोल्ड के कॉफिन से निकाला, एक नॉर्मल वुडन बॉक्स में सैंड डाला और उसके ऊपर बॉडी को रख दिया, ठीक है। कुछ कुशन्स वगैरह लगाए ताकि वो जो डैमेज हुआ है बॉडी को वो कोई देखे ना। एंड प्रेजेंटली आज भी उसी वुडन बॉक्स में इसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो अब समझ में आया, वो जो आदमी था जो नीचे झुककर देख रहा था, जो बोल रहा था भाई इसकी बॉडी को जो भी दिक्कत हुई है या तकलीफ हुई है, जो आज इस कंडीशन में इसकी बॉडी है, वो एब्सोल्युटली हार्वर्ड कैटर की वजह से। क्लियर, समझ में आया उसने क्या करा था। अब आगे देखो, अब जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। इट डज नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द वैल्यूएबल थिंग। उस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यूएबल थिंग्स को दिया जाता था, राइट। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो देखते हैं कि हाँ भाई हम फैक्ट पे फोकस करें कि आखिर इसकी डेथ हुई तो वो हुई कैसे थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरेस्टिंग डिटेल्स को। It is curious to know the secret reasons of death. Nowadays, archaeology uses advanced and complex methods. आज की डेट में आर्कियोलॉजी, उस टाइम की नहीं है हार्वर्ड केटर की, वो जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था उसने ये सब करा नहीं। आज की डेट में बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है ना, नई नई तकनीकें यूज करती है, नई नई एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करते हैं। इसी में टेक्नोलॉजी, दिस इंक्लूड द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन मेडिकल साइंस। अब आगे क्या होता है बच्चों, देखो लिखा है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी वाज यूज्ड आफ्टर मोर देन 40 इयर्स ऑफ द डिस्कवरी मेड बाय कार्टर ने ये सब कर लिया, उसके 40 साल बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। एक प्रोफेसर था, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी यूज्ड एक्सरे टू इन्वेस्टिगेट द ममी। तो 40 साल बाद ये सब हो गया जो हार्वर्ड केटर ने किया, वुडन बॉक्स में उसकी बॉडी डाल दी। अब 40 साल बाद बॉडी का एक्सरे किया गया, ठीक है, डिस्कवर करने के लिए। तो उसने एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट डिस्कवर करा। उसने बोला द ममी कवर्ड बाय द रेजन डिड नॉट हैव ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स, ठीक है, ब्रेस्ट बोन नहीं है और फ्रंट रिब्स नहीं है बॉडी के अंदर। एक्सरे तो पता है ना अंदर का दिख जाता है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी बच्चों हमारे सामने आई। आज की डेट में लिखा है बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशंस है ना वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। आज उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बॉडी के अंदर क्या है पता चल सके, बट आज की डेट में हम लोग थ्रू मैग्नेटिक वेव्स, थ्रू साइंस, थ्रू मेडिकल बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। The cross section through a solid body can be calculated by computed tomography और CT scanning। CT scan भी हम लोग आज की डेट में कर सकते हैं। CT scan में आपको पता है CT scan is equal to 100 of X-rays जो कि एक ही टाइम पर लिए जा रहे हैं। इन फोटोज को फिर कंबाइन किया जाता है ताकि एक 3D फोटो हम लोग बॉडी के अंदर की बना पाए, देख पाए कि भाई बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या है। अब आगे क्या हुआ, चलो हमें एक्सरे से ये तो पता चल गया। अब लोग सोच रहे कि भाई CT स्कैन से देखो कि क्या पता चलेगा। कैन दिस आंसर टू बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या CT स्कैन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा कि कैसे इसकी डेथ हुई, कैसे ये जो राजा था इसकी डेथ हुई और मरते समय इसकी उम्र क्या थी, इसकी एज क्या थी। तो ये 2 क्वेश्चन सभी के दिमाग में थे कि क्या जो ये CT स्कैन हो रहा है ये इसका आंसर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब आगे क्या हुआ, इवन विद इन द रॉयल फैमिली डेथ ऑफ ट्यूट वाज अ बिग इवेंट। रॉयल मतलब उनकी फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये सबसे ज्यादा छोटा राजा था, यंगेस्ट राजा था ना, इसके बाद कोई था ही नहीं। सो उसकी जो डेथ थी, फ्यूनरल थी, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी मोर डेथ्स इन द फैमिली। इसकी डेथ हुई उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके बाद फिर इसकी फैमिलीज में डेथ होती गई, रीजन अननोन है।
ठीक है, आगे देखो अब क्या हुआ। अब एक आदमी का नाम है एमेनेटॉप थर्ड। ये नहीं तो फादर था, नहीं तो ग्रैंडफादर था ट्यूट का। ये बहुत ही पावरफुल किंग था और इसने इजिप्ट को ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स के लिए यूज किया। एक डेकेड में 10 साल होते हैं ना, कम से कम 40 साल इसने रूल करा है। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग फ्रॉम द 18th फैमिली दैट रूल्ड द इजिप्ट। हिज रूल इज कंसिडर्ड द बेस्ट पीरियड फॉर हिज कंट्री। तो इसका जो रूल था ना, ये बहुत बेस्ट माना जाता था, बहुत अच्छा रूलर था और बहुत ही बेस्ट रूल माना जाता था उस टाइम का। अब इसका जो बेटा था, ठीक है, एमेनेटॉप फोर्थ, ऐसे ही पहले होते थे नाम, ये थर्ड है तो अपने बेटे का फोर्थ रख दिया, फिर फिफ्थ रख दिया। तो इसका जो बेटा था वो था एमेनेटॉप फोर। ही बिकेम किंग आफ्टर डेथ ऑफ द एमेनेटॉप थर्ड। तो अपने पापा की डेथ के बाद ये किंग बन गया। हिज रूल इज कंसिडर्ड द मोस्ट अनयूजुअल पीरियड। अब इसके रूल को बहुत अनयूजुअल माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। के बाप तो बहुत अच्छा रूल करके गया, बट इसका बहुत ही अनयूजुअल सा रूल था। क्योंकि ये क्या करता था, ये जो नया किंग था ना, इसने एटेन की वर्शिप शुरू कर दी थी। ठीक है, एटेन मतलब क्या होता है, सन। तो इसने सूर्यदेव सन की वर्शिप जो थी वो शुरू कर दी थी। तो शुरू कर दी वो तो ठीक है, बट इसने अपना नाम ही चेंज करके क्या कर लिया, अखनेतन रख लिया, इन्हीं के नाम पर रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटेन, है ना, कि सन का सर्वेंट है। इसने क्या करा, अपना जो कैपिटल था वो थीप से उसका भी नाम बदल दिया, तेतन रख दिया। अब इस सिटी को भी इसने नाम बदल दिया, अमरना रख दिया। तो बेसिकली इसने बहुत सारे चेंजेस एक के बाद करे, जो लोगों को समझने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए इसके पीरियड को बहुत ज्यादा अनयूजुअल भी बोला जाता है। आगे इसने क्या करा, इसने अलग अलग गॉड्स को अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब अपना एक गॉड को मानता है, बट उनका जो गॉड, जो लोग मानते थे गॉड आमुन नाम के, उनको अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने आइडल्स, मतलब जो मूर्तियां वगैरह थी वो तोड़ दी। सारे जो टेम्पल्स थे इन गॉड के सारे वो टेम्पल्स जो थे बेटा जी, इसने बंद कर दिए। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट। तो ये बहुत ही मेजर गॉड थे इजिप्ट के, जिनके ये टेम्पल्स बंद कर रहा था। क्योंकि ये सन को पूजने लग गया था, तो बाकी सारे टेम्पल्स बंद करने लग गया, उन्हें मारने लग गया। अब रे जॉनसन क्या था, द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन लग्जर। दिस सेंटर वाज एट द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट टाउन ऑफ थीब्स। तो रे जॉनसन क्या बोलते हैं इन सब के बारे में, ही सेड दैट दिस पीरियड मस्ट हैव बीन अ वेरी फ्राइटफुल टाइम फॉर द पीपल रिजाइडिंग इन द कंट्री। तो ये बोलते हैं कि ये जो इसके रूल वाला पीरियड था ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पीरियड था इसके जो कंट्रीमैन थे उनके लिए, जो देश के लोग थे उनके लिए। क्योंकि ये जो भी कर रहा था लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ठीक है यार, तुम्हें जिसको पूजना है पूजो, तुम्हें जिसको मानना है मानो, बट एटलीस्ट तुम दूसरे के गॉड को तो मत नुकसान पहुंचाओ। तो द फैमिली ऑफ एमेनेटॉप फोर हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर मेनी सेंचुरीज। की जो फैमिली थी, जो इसके पापा थे, इतने अच्छे रूलर थे, इसकी फैमिली ने बहुत सेंचुरीज से इजिप्ट पे रूल किया था। It appeared to them that this rule of this dynasty was about to end. तो लोगों को लगने लगा था कि अब ये जो इनका जो खानदान है, इनका रूल खत्म होने वाला है। क्योंकि बहुत अच्छे से ये लोग रूल करते आ रहे थे, बट इसने सब बेड़ा गर्क कर दिया। एमेनेटॉप फोर हैड स्टार्टेड बिहेविंग इन अब्सर्ड मैनर। बहुत ही अजीब से तरीके से इसने बिहेव करना शुरू कर दिया था, बहुत पागल साइको सा ये हो गया था। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ एमेनेटॉप फोर, जब इसकी डेथ हो गई बच्चों, तो फिर एक और हमारा रूलर बना। ठीक है, स्मनक्यूरे। ही इज नॉट वेल नोन इन द हिस्ट्री, इसका इतना ज्यादा नाम नहीं है। ही डाइड विदाउट मेकिंग एनी इम्पैक्ट टू द लाइफ ऑफ पीपल। ये ऐसे ही मर गया, इसने कुछ मेजर चेंजेस नहीं करे। अब इसके बाद एक बहुत ही यंग पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर है, तूतन खातेन, जिसे हम ट्यूट के नाम से जान रहे हैं, इसका नाम आपको याद रखना है। ये राजा बना और आज की डेट में इसे पॉपुलरली ट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आई कि कैसे ये राजा बना। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ देखो। द किंग हु वाज अ बॉय चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन। मीनिंग ऑफ हिज नेम इज इनकार्नेशन ऑफ गॉड आमुन। अब वही गॉड जिसको इससे पहले वाले एमेनेटॉप फोर ने मारा था। मीनिंग दैट द गॉड अमुन हैज कम टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ तूतनखामुन। तो अब लोगों को उसने वो यकीन दिलवाया कि उसने गॉड को मार दिया था, बट गॉड इसके फॉर्म में वापस इस धरती पर आए हैं। इसने एक और बार इसने जो पहले के कस्टम थे, प्रीवियस कस्टम्स थे, उन्हें एस्टैब्लिश करा दोबारा से, है ना। जो उसने सारे मंदिर तोड़वा दिए थे, सब उसने दोबारा से एस्टैब्लिश करवाया। He ruled for about 9 years. 9 साल तक उसने रूल करा, एंड देन वो अनएक्सपेक्टेडली मर गया। Nobody had imagined that he would die so soon. किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये मर जाएगा। अब आगे क्या हुआ, फेम इसे बहुत मिला। ठीक है, गेसेस बहुत हुए इसकी डेथ को लेके। द ममी इज जस्ट वन ऑफ द मेनी ममीज इन इजिप्ट। नोबडी नोज हाउ मेनी ममीज आर देयर इन इजिप्ट। बहुत सारी ममीज हैं इजिप्ट में, है ना। किसी को नहीं पता कितनी ममीज हैं इजिप्ट में।
द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन लेटर पार्ट ऑफ 2003। सो 2003 में बच्चों एक प्रोजेक्ट शुरू कराया गया इजिप्शियन ममी के नाम से, ताकि ममीज को ढूंढे कि भाई कितनी ममीज है। आज की डेट तक फाउंड अबाउट 600 ममीज मिल चुके हैं एंड द सर्च फॉर ममीज कॉन्टिन्यूइंग, और अभी भी ये प्रोजेक्ट चलता जा रहा है और ऐसा मानना है कि भाई और भी बहुत सारे ममीज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप था प्रोजेक्ट में वो था स्कैनिंग ऑफ ममी विद पोर्टेबल सीटी मशीन्स, कि भाई इनका सीटी स्कैन करवाया जाए इन ममीज का, ताकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अब ये जो मशीन्स थी ये डोनेट की गई थी बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेन। ये जो मशीन्स थी ये मैन्युफैक्चर हुई थी बाय सीमेंस ओनली। अब किंग ट्यूट जो था ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज दैट वुड बी स्कैन, पहली इसकी बॉडी थी जो कि स्कैन होने जा रही थी। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ट्यूट वॉज द फर्स्ट अमंग हिज कंट्रीमैन। आफ्टर डेथ ऑल्सो इज रॉयली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन फॉर स्कैनिंग। तो ऐसे बोला जाता है कि भाई जब ये जिंदा था है ना, तब भी इसने बहुत अच्छा रूल करा, ठीक है ना, ये एक अलग ही इसको फेम मिला, अलग ही पहचान मिली इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रूल में। और मरने के बाद भी ही वाज वन ऑफ द काइंड, है ना, मतलब मरने के बाद भी इसकी पहली बॉडी है जो सीटी स्कैन के लिए जा रही है बहुत ही रॉयल तरीके से। तो अब क्या हुआ बच्चों, एक सीटी स्कैन की जो मशीन थी उसने ट्यूट की मम्मी को, मतलब पूरा जो बॉडी था उसको स्कैन करा फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक। 1700 एक्सरे इमेजेस क्रिएट की गई। ट्यूट का जो हेड था वो स्कैन किया गया बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पे, मतलब 0.62 मिलीमीटर पे, पहले यहाँ से स्कैन फिर यहाँ से फिर ऐसे कर करके बहुत बार स्कैन किया गया। अब ये जो इमेजेस थी इन्होंने हर छोटी से छोटी डिटेल जो थी उसको कैप्चर करा, और ये इमेजेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, बहुत ही ज्यादा अजीब जो थी वो दिख रही थी। जो पूरी की पूरी बॉडी थी ट्यूट की उसे सेम मैनर में, मतलब हर छोटे छोटे उस पर स्कैन किया गया एंड उसकी इमेजेस को रिकॉर्ड किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वेरियस इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करे, ठीक है, सीक्रेट्स पता लगाने के लिए। अब इसका जो प्लेस था जहां पर इसे गाड़ा गया था उसे एक होली प्लेस की तरह जाना गया एंड देयर वाज एन इमेज ऑफ एन गॉडेस दैट हैड विंग्स, और एक इमेज मिली वहां पर एक ऐसी गॉडेस की जिनके विंग्स हैं। बहुत समय से ऐसा माना गया कि ये जो गॉडेस है ये इस पूरे के पूरे प्लेस की रक्षा कर रही हैं, ट्यूट की रक्षा कर रही हैं, इन बॉडीज की रक्षा कर रही हैं। अब जो स्कैनिंग थी वो रात में की गई, क्योंकि सुबह पूरे ट्रैवलर्स आते हैं तो उन्हें दिक्कत ना हो, तो रात में पूरी की पूरी स्कैनिंग की गई। ड्यूरिंग दैट नाइट वर्कर्स कैरिड द कॉफिन ऑफ ट्यूट फ्रॉम हिज टोम ऑन देयर शोल्डर्स। तो भाई जहां पर उसकी बॉडी को रखा गया था अपने शोल्डर्स पर रात के समय वो लोग बाहर लेकर आए, ठीक है। उन्होंने क्या करा, एक स्लोपिंग मतलब ऐसा सा जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना, ऐसे नीचे टाइप, तो ऐसा एक पाथवे पे वो लोग गए, फिर उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी, उसके बाद फाइनली वो बाहर की तरफ आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो टोम था वो थोड़ा मेन जो जमीन थी उससे नीचे की तरफ था, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। तो जो पूरी की पूरी डेजर्ट एरिया था, सैंड था, वो सर्कुलर वे में ऐसे उड़ रहा था। उन्होंने लिफ्ट में एंट्री करी, दैट वाज बीइंग ऑपरेटेड थ्रू अ हाइड्रोलिक पंप। दे पुट द कॉफिन इनटू अ ट्रेलर, द सीटी स्कैन मशीन हैड बी माउंटेड ऑन दिस ट्रेलर। तो पूरा प्रोसेस बताया गया किस तरीके से उसकी बॉडी को वो लोग बाहर लेकर आए। 20 मिनट के बाद जो दो आदमी थे वो ट्रेलर से बाहर आए। दे रैन टुवर्ड्स द नियर बाय ऑफिस में गए, वापिस आए 2 प्लास्टिक फैंस के साथ व्हाइट कलर के। द वेरी कॉस्टली स्कैनर हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग बिकॉज सैंड गॉट इनटू अ कूलर फैन ऑफ द स्कैनर। तो जो मशीन थी ना उसमें सैंड चला गया था, क्योंकि सैंड बहुत ज्यादा उड़ रही थी तो सैंड चला गया। अब जो अंदर का जो मशीन का फैन है उसने काम करना बंद कर दिया, तो इसीलिए ये लोग भागते हुए गए थे साइड में ऑफिस में और 2 प्लास्टिक फैंस लेकर आए थे। अब एक जो गार्ड था ना, गार्ड जो बाहर बैठा था, उसने बहुत ही चिंतित होकर बोला कि कूलर फैन ना शराब की वजह से बंद हुआ है, क्योंकि तुम उसकी बॉडी को छेड़ रहे हो, है ना, इसकी वजह से जो कूलर फैन है मशीन का वो इवेंचुअली बंद हो गया। फाइनली स्कैनिंग बच्चों कंप्लीट हुई रिप्लेसमेंट फैंस की मदद से। टेक्नीशियंस ने चेक करा, कंफर्म करा कि हर डेटा हमने मशीन में कलेक्ट कर लिया है कि नहीं। उसके बाद टेक्नीशियंस ने क्या करा, ट्यूट की बॉडी को वर्कर्स को दे दिया, वो दोबारा जाकर उसे अपने टोम में जाके रखाए। अब उसके बाद क्या हुआ, इन लेस देन 30 आवर्स द किंग वाज बैक टू हिज टोम। तो विद इन 30 आवर्स ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, उसे दोबारा रख दिया गया। एंड इट वाज द प्लेस वेयर आफ्टर द फ्यूनरल ही वाज प्लेस्ड बाय द प्रीस्ट वेरी लॉन्ग टाइम अगो। और वो सेम प्लेस था जहां पर बहुत समय पहले उसे पंडितों ने पाठ पूजा से उसे गाड़ा गया था। ऑल राइट, in that trailer a technician made a wonderful images of tooth on the screen of computer with the help of the several dots spread all over the screen shape of the head was created। अब जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था उससे उन्होंने क्या करा, एक हेड क्रिएट करा, एक हेड की इमेज क्रिएट करी। टेक्नीशियन ने रोटेट करा, टिल्ट करा इमेज को, मतलब हर डायरेक्शन में, जैसे एक एक्सरे होता है ना हम लोग हर डायरेक्शन में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो अपनी स्क्रीन पे कर रहा था।
द बोन ऑफ द नेक इन द इमेज वॉज एज क्लियर एज अ चार्ट वुड बी इन द क्लास ऑफ एनाटॉमी। अब क्या लिखा है, उस इमेज में जो नेक का बोन होता है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। बाकी की जो इमेजेस थी वो थी आपके हैंड की, रिब केज की, स्कल के अंदर की इमेजेस थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब बिल्कुल भी वर्क का प्रेशर नहीं था। जाही हैविस सैट इन द चेयर, ये वही आदमी है ना जिसने ऐसे बेंड करके देख रहा था, वो है ना, वो डिपार्टमेंट का जो टॉप हेड था, जो देख रहा था कि भाई कुछ तो बॉडी के साथ गड़बड़ है। तो यही इसका सीटी स्कैन करा रहा था। फाइनली इसके सर से प्रेशर खत्म हुआ। His back was touching the backrest of the chair. It was clearly seen he was now a relaxed person because nothing had gone wrong. तो बहुत चिंता में था ये कि सीटी स्कैन कैसे होगा, सही होगा नहीं होगा, बट फाइनली जब सही से सब चीजें हो गई तो उसने थोड़ा सा रिलैक्स करा। उसने ये भी बोला that during the previous night he had not slept even for a second. ठीक है, उसने हमें ये भी बताया कि भाई जिस रात स्कैन हो रहा था ना, मैं उससे पहली वाली रात भी बिल्कुल भी नहीं सोया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिंतित था और अब मैं सोना चाहता हूँ। So we left the trailer by coming down the metal stairs and stepped on the ground that had lot of sand. तो फाइनली ये लोग जिस भी मशीन में कर रहे थे वहां से बाहर आते हैं, अपना सैंड पे आ जाते हैं। अब तक विंड जो थी वो रुक चुकी थी बिकॉज ऑफ विंटर सीजन, दैट एटमॉस्फेयर वाज कोल्ड। अब जो था थोड़ा ठंडा हो गया था माहौल। कोई भी मूवमेंट नहीं थी, जस्ट लाइक नथिंग मूव्स आफ्टर डेथ। जैसे कि डेथ के बाद कोई मूवमेंट नहीं होती ना, सारी चीजें एकदम स्टिल लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही नथिंग वाज मूविंग इन दिस वैली ऑफ डेथ। ऑथर ने उसे वैली ऑफ डेथ इसलिए बोला है क्योंकि सारे के सारे जो राजा हैं उनकी जो बॉडीज है वो इसी वैली में गड़ी हुई है। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टॉम ऑफ द ट्यूट, अब जो एंट्रेंस है ना उस ट्यूट का, है ना, जो अंदर जाते हैं, जो उसका एंट्रेंस है, एक इमेज है आर्यन की। अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, आर्यन कौन है, ये है गॉड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, यानी कि डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं ना, उनके भगवान। तो उनकी एक इमेज बनी हुई है इसका जो किला है उसके बिल्कुल ऊपर। एंड ऐसा बोला जाता है कि ये जो भगवान है ना, ये ट्यूट की रक्षा कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर बेटा जी आपका ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये समाप्त होता है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको ये येलो बॉक्स की एक्सप्लेनेशन दी है, राइट, मैं दोबारा बता रही हूँ, ढंग से सुन लो। मैंने आपको येलो बॉक्स की एक्सप्लेनेशन दी है, ये व्हाइट वाली आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं एंड ये इसी का मतलब है। बस मैंने ये जो व्हाइट लाइंस हैं ये रीड नहीं करी, बट इनका मतलब एक एक वर्ड का मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट, कोई शंका हो कि क्या है क्या नहीं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब जब आपका चैप्टर एंड हो गया है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैम क्वेश्चन आंसर्स एंड मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। तो आप ये देख सकते हो इंग्लिश बाय तान्या शर्मा की पीडीएफ्स, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही गिवन है। मैं नीचे करके दिखा देती हूँ आप बच्चों को, थोड़ा सा ये हैंग करता है। ये देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स गिवन है और एनसीईआरटी के भी इसमें टोटली गिवन है। तो ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप लोग एक बार ही रीड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा फिर कोई चीज करने की जरूरत है। एग्जाम में मस्त जाकर लिख कर आ सकते हो, नंबर कतई नहीं कटेंगे। एक बार ही बस क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, जो कि मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। इधर उधर फालतू में हटने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई दुविधा हो तो भाई बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज यार तुम लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स हो गए ना, तो उनके साथ शेयर कर दो। मतलब मेरे लिए बहुत मीन करेगा वो चीज़। एंड ऑल्सो एक कमेंट करके बता के जाना कि मैम आपकी जो वीडियो थी वो हमें कैसी लगी, बिकॉज वही पढ़कर फिर मोटिवेशन आता है आगे और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइज लेटर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अटेंशन, बाय बाय, टेक केयर।